नमस्कार दोस्तों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की बात करेंगे और माइनर लॉ के रूप में आ ही रहा है। आपको पता है यूपी जुडिशरी में, साथ ही अन्य जगहों पर जहां आ रहा है वहां के लिए इसको हम देख लेते हैं। प्री के पर्पज़ से देखेंगे क्वेश्चन कहां से बनते हैं, इस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। तो देखिए, पूरे एक्ट को अगर आप देखिए, अगर आप PDF निकालते हैं तो बस यही 3 पेज हैं, कुल 8 सेक्शंस हैं और 16 दिसंबर 2021 का जो संशोधन हुआ है उसको आप ध्यान रखिएगा। अपडेट अगर आप निकालिएगा PDF में तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ तक कि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपडेटेड वर्जन नहीं उपलब्ध है। चलिए, तो जो हमें महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना उसको हम देख लेते हैं। पहली बात क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। ये जो अपने आप में जो एक्ट है 1971 का, अब इस पूरे एक्ट में हमें क्या देखना है, एक्ट नंबर कौन सा है ये, यानी एक्ट नंबर 34 ऑफ 1971, 1971 का ये 34वां एक्ट है। 34वें नंबर पर 1971 में ये आया था। 10 अगस्त 1971 प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली और ये इन्फोर्स कब हुआ, इन्फोर्समेंट की डेट ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इन्फोर्स हुआ है हमारा ये 1 अप्रैल 1972 को, 1 अप्रैल 1972 को सबसे महत्वपूर्ण तिथि यही है इस एक्ट के संदर्भ में, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, नोटिफिकेशन या तमाम चीज़ों की बात करेंगे। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट ये तो सेक्शन 1 में हमारा दिया ही रहता है, कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। तो अब एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, 31 तारीख की डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2019। कभी भी एक्ट में आए कुछ भी, इसको आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब पहले होता था ऑल एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो ये कॉन्सेप्ट तो ख़त्म ही हो गया है आर्टिकल 370 के जाने के बाद से, ठीक है। तो अब से 31/10 से ये पूरे भारत में लागू होने लगा है। ये चीज़ें बहुत ही आम है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मेन प्रश्न जो बनते हैं वो हमारा बनता है प्रश्न संख्या 2 से, जो डिफिनीशन क्लॉज है। डिफिनीशन क्लॉज से आपका कैसे प्रश्न बनेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से पूछ देगा आपसे, गार्जियन कहाँ दिया हुआ है, मेडिकल बोर्ड की बात कहाँ की गई है, तो इसे हमें देखना रहेगा। 2 के A में क्या दिया है, गार्जियन। अब गार्जियन कौन है, तो कोई भी पर्सन है, यानी कि पर्सन इन केयर ऑफ पर्सन ऑफ ए माइनर और ए मेंटली इल पर्सन, वो गार्जियन हो जाएगा। तो माइनर का गार्जियन होगा और मेंटली इल का गार्जियन होगा। जो भी इन तीनों की अभिरक्षा देता होगा, जो भी इन तीनों को गार्जियन के रूप में होगा, वही यहाँ पे गार्जियन है। मेंटली इल 2 के लिए गार्जियन शब्द का उपयोग यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अब देखिए 2 के A में क्या है, ये धारा जुड़ी है हमारी सबसेक्शन 24 सितंबर 2021, ठीक है ना। और इसमें जोड़ दिया गया है हमारा मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो मेडिकल बोर्ड की जब भी बात आएगी तो सीधे लिखा है, जो सेक्शन हमारा 3 है उसके हमें 2C पे जाना है अपने आप, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मेडिकल बोर्ड कहाँ पे दिया हुआ है। B में हमारा मेंटली इल पर्सन है, तो मेंटली इल पर्सन कौन होगा, यानी 2B में हमारी डिफाइन है मेंटली इल पर्सन। तो मेंटली इल पर्सन मतलब कोई भी है जो ट्रीटमेंट जिसको ज़रूरत है, हु इज़ नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल डिसऑर्डर, यानी जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों, इन नीड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, या तो वो मेंटली रिटार्ड है, ठीक है, या वो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है। तो रिटार्डेशन और डिसऑर्डर, ये 2 चीज़ें अगर हैं, दोनों में से कोई एक है, तो हम उसे मेंटली इल पर्सन कहेंगे। इस चीज़ की बात आ गई। C हमारा माइनर है। आपने पढ़ा कि हमने जो 2 के A में जो गार्जियन पढ़ा था, तो गार्जियन या तो मेंटली रिटार्डेड या मेंटली इल पर्सन पे होगा, तो वो B में आ गया, और माइनर हमारा C में आ गया। तो इन्हीं दोनों पे गार्जियनशिप अप्लाई होगी इस पूरे एक्ट में, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। माइनर कौन है, जो मेजर नहीं है, यानी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जो हमारा है 1875 का, उसके अनुसार जो मेजर नहीं है वो माइनर है, यही डिफाइन करता है 2C। D में हमारा है RMP, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आप पूछ दे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है, तो आप सीधे कहिएगा जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है हमारा है 1956 का,
उसका जो 2H में जो डिफिनीशन दी हुई है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की, उसके अंतर्गत जो आ रहा है वही हमारा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। और ये जान ही रहे हैं आप, स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड होता है, उसमें इसका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वही आदमी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जाता है। ई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ई में भी जो है 24 तारीख को 24 सितंबर 1921 में इसमें भी जुड़ा है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है भाई? देखिए, मेडिकल तरीका भी है टर्मिनेट करने का। अमूमन पहली वरीयता तो मेडिकल तरीके से ही होती है, अगर नहीं हो रहा तो सर्जिकल चीज़ें भी हैं। जब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तो हम सर्जिकल वे भी यूज़ करते हैं। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी बाय ईदर वे, मेडिकल और सर्जिकल, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेक्शन 3 की बात करते हैं। देखिए सेक्शन 3 क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए इसको शुरू समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब मेडिकल टर्मिनेशन या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक्ट में दिखा रहा हूँ। देखिए तो सेक्शन 3 आप देखिए, व्हेन प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए अब इस पूरी प्रक्रिया में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कब टर्मिनेट कर सकता है प्रेगनेंसी को, इसकी बात करते हैं। थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए सेक्शन 3, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कब टर्मिनेट कर सकता है, तो इसकी बात हमारी की जा रही है सेक्शन 3 में। अब देखिए निम्न दशाओं में अगर कोई व्यक्ति, लिखा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कब टर्मिनेट कर सकता है, सीधे कहा है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा शैल नॉट बी गिल्टी। कब? वो गिल्टी नहीं होगा किसी भी ऐसे टर्मिनेशन का, किसी भी ऐसे एक्ट का, अगर वो कैसे परफॉर्म कर रहा है टर्मिनेशन को, इफ़ सच टर्मिनेशन, अगर ऐसा कोई भी टर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू द एक्ट है, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के अनुसार है, तो ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसके अंतर्गत दायी नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब देखिए किसके अधीन रहते हुए बोल रहा है ये, यानी कि पहले तो बोल दे कि RMP शैल नॉट बी, यानी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो गिल्टी नहीं होगा किसी भी एक्ट का, किसी भी टर्मिनेशन का, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, सब्जेक्ट ऑफ सबसेक्शन 4। यानी कि वो अगर मेंटली इल है और माइनर है तो इन दशाओं में तो भाई स्वीकृति जरूरी हो जाएगी ना गार्जियन की। ठीक है, अब इसके अलावा अगर देखें कि लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी की भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे। अगर हम सेक्शन 3 देखें तो यहाँ पर आप देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 4 प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कब कर सकता है, तो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी अगर 20 हफ्ते से कम है तब कर सकता है, अगर 20 हफ्ते से ज़्यादा है लेकिन 24 हफ्ते से कम है, ठीक है, तब क्या होगा, तो इस दशा में हमें चाहिए तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है ना, जिनके ओपिनियन में, टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर वो ये ओपिनियन रखते हैं गुड फेथ में, सद्भाव में, ठीक है ना, क्या विश्वास रखते हैं कि यहाँ पर रिस्क ऑफ लाइफ है, यहाँ पर जान को खतरा है। जान का खतरा है, किसकी जान का खतरा है, उस महिला के, जो महिला प्रेग्नेंट है, जिसकी टर्मिनेशन करनी है प्रेगनेंसी को, उसकी जान को खतरा हो सकता है और उसके जीवन पर ग्रेव इंजरी है। यानी ग्रेव इंजरी किसको है, उसके हेल्थ को, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। तो ग्रेव इंजरी अगर हेल्थ पे है, जीवन पे खतरा है, इन तमाम चीज़ों में भी टर्मिनेट किया जा सकता है अगर 20 से 24 हफ्ते हो चुके हैं, 20 हफ्ते ज़्यादा 24 हफ्ते के अंतर्गत। तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए जो गुड फेथ में यह विश्वास करते हों कि रिस्क है उसके जीवन पे, ग्रेव इंजरी हो सकती है उसके हेल्थ पे, साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल। अब देखिए
अगर ये कंडीशन नहीं पूरी हो, अगर ये कंडीशन पूरी हो जा रही है कि यहाँ पे सब्सटेंशियल रिस्क है कि अगर बच्चा हो तो जाएगा लेकिन वो किसी एबनॉर्मेलिटी से ग्रस्त रहेगा। इफ़ चाइल्ड बॉर्न, पैदा तो हो गया लेकिन उसमें एबनॉर्मेलिटी की संभावना रहेगी, बच्चे में विकृति रहने की संभावना है, तो भी इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। कोई अगर सीरियस फिजिकल मेंटल एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप समझिएगा। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है अगर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है, भैया कॉन्ट्रासेप्टिव लिया था, अब कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ भी हो सकता है, वैसेक्टॉमी के थ्रू भी जो होगा या डिबेक्टॉमी के थ्रू वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव होगा, कॉन्डम्स होंगे, कोई पिल्स होगी वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव में आते हैं, कॉपरेटिव होगी वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव में, कोई भी बर्थ कंट्रोल के मेजर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कह रहा है अगर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अगर हो रहा है तो इसे भी हम क्या मानेंगे, ये भी प्रोज्यूम किया जाएगा कि ये कंस्टिट्यूट कर रहा है ग्रेव इंजरी फिजिकल या मेंटल हेल्थ महिला के, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर भी ग्राउंड हो सकता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन 2 जी की अगर हम बात करें, एक्सप्लेनेशन 2 हमारा क्या कह रहा है, अगर प्रेगनेंसी जो है वो कॉज्ड बाय रेप है यानी प्रेगनेंसी का कारण बलात्कार है तो ऐसी प्रेगनेंसी का भी सेम इफेक्ट होगा जो एक्सप्लेनेशन 1 में बात कर रहा है, यानी कि वो ग्रेव मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे इंजरी मानी जा सकती है, उसका भी टर्मिनेशन किया जा सकता है। अब देखिए 2 के ए में देखिए आप क्या कह रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नॉर्म्स दिए गए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के जिसका ओपिनियन रिक्वायर किया गया टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के, तो वो जेस्टेशनल एज क्या है, पीरियड क्या है, रूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं उस एक्ट में, उस पर डिपेंड करेगी। हमें 2B पे आना है। यहाँ देखिए जो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, ये जो प्रोविज़न है ये अप्लाई नहीं करेगा फीटल एबनॉर्मलिटी। भाई यहाँ पे तो अप्लाई कर रहा है कब है, लेकिन अगर जो फीटस है वही एबनॉर्मल है तो वहाँ पर चीज़ की बात ही नहीं आएगी। जब बात शुरुआत में ही गड़बड़ी की हो गई है तो फीटल एबनॉर्मलिटी जब हमें पता है कि ये आगे डेवलप ही इसको अच्छे से नहीं होना है, इसमें एबनॉर्मलिटी श्योर है आना, तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं करेगा। फीटल एबनॉर्मलिटी है तो बाद में जाने का मतलब ही नहीं है। अगर ऐसी कोई फीटल एबनॉर्मलिटी जो डायग्नोज की गई है बाय मेडिकल बोर्ड तो इसका भी टर्मिनेशन किया जा सकता है। अब ऐसा मेडिकल बोर्ड कैसे कंस्टिट्यूट किया जाएगा इसकी बात हमारे 2C में हो रही है, ठीक है। तो 2C में क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिकल बोर्ड बाय एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। 2C हमारी इसकी बात कर रहा है। 2D कह रहा है कि जो मेडिकल बोर्ड होगा उसमें कौन कौन रहेगा। 2D क्या बता रहा है, मेडिकल बोर्ड में कौन कौन रहेगा। तो याद रखिएगा मेडिकल बोर्ड में एक गायनेकोलॉजिस्ट रहेगा, एक पीडियाट्रिशियन रहेगा, ठीक है, तो पीडियाट्रिशियन, और एक हमारा रहेगा रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट कह लें या फिर सोनोलॉजिस्ट कह लें, दोनों में से कोई रह सकता है। तो गायनी रहेगा एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पीडियाट्रिशियन यानी बाल जो होते हैं बच्चों के, और रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट ये रहेंगे। और अन्य कुछ लोग अगर रखना चाहते हैं तो जो भी नंबर स्टेट प्रोवाइड कराए, जो भी गैजेट में नोटिफिकेशन दिया जाए वो किया जा सकता है, लेकिन ये तो रहेंगे, एक गायनी, एक पीडियाट्रिशियन और एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अगली प्रक्रिया के रूप में अगर हम देखें तो 3 क्या कह रहा है, देखिए हम कहाँ पे हिस्से में पढ़ रहे हैं आपको, थ्री के सबसेक्शन 3 में। तो 3 के सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, in determining whether the continuance of pregnancy would involve risk or injury health mentioned subsection 2 taken pregnant women actual reasonable foreseeable environment। ठीक है ना, कि वो कोई प्रेगनेंसी जो है वो वाकई में गंभीरता उस पर कारित कर रही है महिला के जीवन पे कि नहीं, इसका निर्धारण जो होगा वो एक्चुअल और रीजनेबल फोर्सेबल इन्वायरमेंट क्या है प्रेग्नेंट वुमेन का, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आइए सेक्शन 3 के 4A पे ये कह रहा है नो प्रेगनेंसी ऑफ वीमेन हु हैज़ नॉट अटेंड 18 ईयर्स हैविंग अटेंड द एज ऑफ 18 मेंटली इल पर्सन टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ
हिज और हर गार्जियन, माफ़ कीजिएगा हर गार्जियन। तो देखिए यानी कि नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात आ रही है हमारे 3K4 में। तो 3 सबसेक्शन 4 में क्या कह रहा है, नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नो TOP। कब, अगर भैया अंडर 18 है या फिर मेंटली इल है। अंडर 18 और मेंटली इल होने की कंडीशन में हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं करेंगे, बिना कैसे, विदाउट कंसेंट ऑफ गार्जियन। गार्जियन कह देगा तो हम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो माइनर है और ये अंडर 18 और मेंटली इल है, तो उसमें कंसेंट ऑफ गार्जियन ज़रूरी है। हमने 2A में गार्जियन की डिफिनेशन पढ़ी है। लेकिन अगर ना माइनर है ना मेंटली इल है तो केवल उस महिला की कंसेंट, ठीक है, यानी इन ऑल अदर केसेस, इसको छोड़ के हर दूसरे केस में कंसेंट ऑफ दैट वीमेन, कंसेंट ऑफ, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर महिला 18 से ज़्यादा है और मेंटली स्वस्थ है तो हम उस महिला के ही कंसेंट पर निर्णय लेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे आइए, अब देखिए सीधे बात हो जा रही है सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमारा आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। सेक्शन 4 क्या कह रहा है, प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, वो स्थान जहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब इस सेक्शन पे एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सेक्शन सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी कि प्लेसेस की बात जहाँ कर रहा है, कहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होगा वो किया जा सकता है। तो ये हमारा जुड़ा था 18/6/2003 में सब्स्टिट्यूट हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। तो प्लेसेस की बात कर रहा है, पहली चीज़ जान लीजिए, वहाँ पे हो सकता है जो हॉस्पिटल हैं, कैसे हॉस्पिटल जो इस्टेब्लिश किए गए हैं और मेंटेन किए गए हैं, यानी इस्टेब्लिश किया गया है या मेंटेन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे किया जा सकता है। या फिर कोई भी प्लेस ना जो अप्रूव किया गया इस पर्पज़ से इस पूरे एक्ट में, या डिस्ट्रिक्ट लोकल अथॉरिटी जो है यहाँ पे आपको लिखा है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ऑफ द चेयरपर्सन साइड कमेटी, वो इसको कर सकता है। इन लोगों के द्वारा जो अप्रूवल मिला हुआ ऐसी जगह पे हो सकता है। अब देखिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी होगी वो कंसिस्ट करेगी मिनिमम 3 मेंबर और अधिकतम 5 मेंबर उसमें रहेंगे, ठीक है ना। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रहेगी उसमें 3 मेंबर कम से कम और 5 मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे चेयरमैन को मिला करके, इसी को ध्यान रखिएगा। सेक्शन 5 पे आ जाइए। सेक्शन 5 कह रहा है 3 और 4 में जो प्रोविज़न दिए हैं कब अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो सीधे कह रहा है कि वेयर टर्मिनेशन ऑफ सच प्रेगनेंसी इज़ इमीडिएटली नेसेसरी, यानी 5 में कह रहा है कि वेन सेक्शन 3 and 4 प्रोविज़न गिवन इन सेक्शन 3 and 4 विल नॉट अप्लाई। तो इसकी बात हम स्पष्ट तौर पर कर लेते